जनार्दन सर, एक तो ये जरा मैं पहले आपसे ये समझ लूं कि पर्यावरण को लेकर के जो छूट दी गई है, इससे क्या कुछ नुकसान होगा? जिस तरीके से अडानी साहब का विरोध हो रहा है, इन सारे विरोधों को दरकिनार करके सरकार कह रही कि नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए नियम बदलना है, हम बदल देंगे, डील दे दिया हमने आपको, कोई पर्यावरण की मंजूरी नहीं। अब कह क्या रहे हैं कि जो एकल जो सिंगल सीमेंट ग्राइंडिंग का प्लांट होता है, यूनिट होता है, जिसमें कैप्टिव पावर प्लांट नहीं होगा, उसके लिए पर्यावरण की मंजूरी नहीं चाहिए। देश में बाकी लोगों के लिए भी ये छूट है क्या? अकेला कैप्टिव पावर प्लांट से ही पर्यावरण को हानि होती है, ये मानना भी एक हद तक गलत है। क्योंकि सीमेंट प्लांट में तो सीमेंट प्लांट इटसेल्फ हैज इट्स ओन पॉल्यूशन डायमेंशन। हाई हीट इंसिनरेशन से लेकर जो द earlier plants used to be terrible, even ACC plant near Sevalia in Gujarat had several kilometers influence area where the dust used to settle. Of course, now the technology has improved, so that cannot be the case now. But then cement plant per se has its own environmental concerns. And I think singularly giving these kind of exemptions to a particular group or particular party itself proves that there is something that is cooking up. I think Ladakh also, it is given to understand that one of the major reasons why Ladakh is not given the statehood is that the very group is being given huge land for mining, and if it was given Schedule 6 and statehood, then this would not have been possible, because that would fall within the purview of the state government and they would have never cleared it. So it's not a case. Earlier also Adani Group were found guilty for reckless elimination of this specific kind of species which grow on the seashore and which are kind of nest and breeding ground to many small marine life. तो ये सब इनके लिए होता रहता है। तो ये एक और ज्यादा हुआ है, और हर चीज का अति का अंत होता है। अभी जिस तरह से चीजें सतह पे आ रही है, वो मैं मानता हूँ कि अति का अंत की ओर जा रही है, क्योंकि जहां जहां भी अदानी गए हैं वहां कहीं ना कहीं या कोई तरीके की कंट्रोवर्सी या स्पेसिफिक फेवर लेकर ही उनका वायबिलिटी बैठता है, नहीं तो नहीं बैठता। तो फिर देश में औरों को क्यों नहीं दिया जाता? अगर इनके लिए वायबिलिटी के लिए जरूरी है, इनके लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल है, तो औरों के लिए भी यही बात है। तो औरों के लिए आप एक सेट ऑफ रूल्स रखते हैं, इनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स रखते हैं, then it becomes too obvious that you are favoring some group. And if it is true that Ladakh, one of the and if it is true that a huge chunk of land is being given against which Sonam Wangchuk had earlier expressed himself कि ये देने से पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि होगी, और ये अगर टूट गया इसका जो रेजिस्टेंस है, तो उत्तर प्रदेश तक कोल्ड वेव आने लगेगी। तो ये सब चीजें हैं, और ये सब चीजों को ध्यान में लेना चाहिए। मगर आज वो इनके लिए सब चीजों में एक्सेप्शन किया जा रहा है, और मैं मानता हूँ कि ये जो विरोध हो रहा है, आप जो जिस मुद्दे को लेके आए हैं, बहुत लाजमी है कि जब आप इस तरह से ब्लैटेंट वायोलेशन ऑफ रूल्स करते हैं एंड यू गिव स्पेसिफिक फेवर टू समबडी which will be at the cost of people who are living around them. So then I think ये जो हो रहा है वो लाजमी है, और होना ही था। क्यों इतनी देर से हुआ, यही प्रश्न है। बिल्कुल जनार्दन सर, ये जो मामला है वो आखिर अडानी जी के इतने विरोध के बाद भी एक सिंगल कहीं चू नहीं कसी जाती है। सरकार से लेकर के कोर्ट तक से कहीं कोई राहत नहीं है जनता के लिए। आखिर ऐसा क्यों? ये अडानी जी कब तक देश से ऊपर रहेंगे? ये जो साया है
वो करीब 1995 के बाद मंडराना शुरू हुआ, 2000 के बाद वो प्रबलतम होता गया। मुंद्रा पोर्ट किया उन्होंने तो मैंग्रोव का सत्यानाश कर देने का काम हुआ, उनके सामने ये आक्षेप पुरवार हुआ और उनको मैंग्रोव रिप्लांटेशन करने का काम करना पड़ा। कितना सफलता हुआ कितना नहीं हुआ उसको हम नहीं, मगर वो कम से कम गिल्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, अब आज मेरे घर में या आपके घर के इर्द-गिर्द से या मेरी ऑफिस में से कोई किसी को आके कोई पैकेट रख जाता है और उसमें से हेरोइन मिलता है तो मैं इसकी चपट में आ जाऊंगा। मुंद्रा से इस देश में मैक्सिमम स्मगल्ड ड्रग आता है, तो इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। इस अदानी जी को कभी कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि आपके यहाँ से आता है तो आपको क्यों नहीं जिम्मेवार ठहरा है। इसके लिए ऑन साइट ऑफ साइट दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। तो अगर और कोई ट्रांसपोर्टर होता और कोई हैंडलर होता तो उसको उन्होंने घसीट के लगा दिया होता, मगर अदानी जी है इसीलिए नहीं करते। तो ये आप जब बात कर रहे हैं तो एक बात ख्याल रखें कि 1990 के बाद जब भाजपा के शासन की अगर एक विशेषता रही, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो इसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एक ऐसा अफीम का डोप पिलाया कि वो उनकी बात ही सुने और वो 35% 40% वोट लेकर राज करते रहे और बाकी के जो विरोधी खेमे हैं बारी बारी से उनके साथ खिलवाड़ करके अपनी बहुमत बनाते रहे। तो ये आर्ट ऑफ रूलिंग द कंट्री इनको महारत हो गई है। तो पांच चीजें इनके हथियार है। पहला है ये जो इनकी काडर है, बोलते हैं मिस कॉल करो और मेंबर बन जाओ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ऐसा बोलते हैं। दूसरा पैसा है, पैसा का जैसे बताया, मैं मानता हूँ विवेक जी ने बताया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह है इनके पास, वो तो ऑफिशियल है। इसके अलावा भी टन्स एंड टन्स ऑफ मनी आर इन देयर कॉफर्स। तीसरा है मशीनरी, सरकार की मशीनरी है। अब गुजरात में उन्होंने 70 न्यू तहसील बना दिए और 9 नए महानगर पालिका बना दिए। 137 आउट ऑफ 182 सीट्स पे अर्बन वोट कंसोलिडेट कर लिया। तो ये काम ये बिल्कुल धड़ल्ले से करते हैं, निर्लजता से करते हैं, कोई चिंता के बगैर करते हैं और हम देखते रहते हैं। इसके बाद की बात है कि इनके पास पावर है, तो जो भी किसी के सामने जो भी एडवोकेट जनरल को खड़ा कर देना है या नहीं कर देना है। और पांचवा है कमनसीब घटना है, मगर हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को एक एक करके खत्म कर दिया गया है। तो आज इनके ऊपर कोई ब्रेक नहीं है और बिल्कुल निर्बंध तरीके से वो जो अपनी मनमानी करनी है कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ये मुद्दा है। तो जब तक ये पांच मुद्दे जीवित हैं, वो जैसे राक्षस का जीव पोपट में था और पोपट पिंजड़े में था और पिंजड़ा गुफा में था, तो इनका ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ पूरा मामला है। तो ये होता रहेगा और आप देखते रहेंगे कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये गठबंधन, इनको अब इलेक्शन परपेचुअल जीत कैसे करनी आ गया है और वो 55% 60% लोग जो हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं। जब तक वो झगड़ते रहते हैं तब तक इनके लिए कोई तकलीफ का रीजन नहीं है। और ये अगर आपस में झगड़ते ऐसा हम मानते हैं तो मैं मानता हूँ कि हमारी मूर्खता है। आपस में नहीं झगड़ते। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। अभी आरएसएस का शताब्दी का समारोह हुआ, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पीच सुना होगा। वहां भागवत जी नहीं गए ताकि हमारे जैसे लोग चर्चा करते रहे कि आप आरएसएस वाले थोड़े नाराज है भागवत जी ने। ऐसा कुछ नहीं है। दे नो कि हमारे सबके जो हित है वो एक दूसरे के साथ, इसकी जड़ें इसी जुड़ी हुई है कि अलग होकर हम जिंदा नहीं रह सकते। और फिर अदानी जी है, अंबानी जी है, ये तो आज इस देश को कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ भी करे, कोई तकलीफ नहीं होती। बड़े जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, इट इज एट इट्स हाईएस्ट पॉसिबल पीक।
बैंकॉक ने जो इनके जो पैसे माफ कर दिए और या तो फ्रॉड करके चले गए, मालिया हो या गांधी हो या वो कोई भी और हो, तो आज सब कुछ चीजें इनके पास शासन के नाम पे इनके पास है। और जब तक ये है तब तक अदानी जी को कोई अभय है। और शायद अगर उन्होंने आर्ट ठीक से सीख ली है तो क्या पता आने वाला जो होगा उसको भी वो इसी तरह पटा लेंगे, निपटा लेंगे। तो देश का भविष्य मुझे अच्छा नहीं लगता। और जेनजी वाली बात से मैं भी सहमत हूँ, इसका कोई विचार, कोई केंद्रवर्ती विचार नहीं है, एक आवेग है। और आवेग जब तो चक्रवात जैसा है कि वो कहाँ विनाश करेगा, शक्ति है एनर्जी, मगर एनर्जी इज लाइक मिसगाइडेड मिसाइल। तो ये जेनजी के नाम पे विश्व भर में अभी राइट इंक्लिनेशन मूवमेंट्स हो रही है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। हमारे यहाँ भी कहीं कहीं इसके असर दिखने लगी है अभी। तो कुल मिला के माहौल ऐसा है कि एक और सरकार है और सरकार ही अदानी और अंबानी है। एक आप समझ के चलिए, आइंदा ऐसा डिस्कशन करते हैं तो एक समझ के चलिए कि या तो अदानी जी है या अंबानी जी है। ये भारत सरकार के मूर्त स्वरूप है। आप हम जुडिशियरी से भी ज्यादा आशा रखे, मैं नहीं मानता कि उसमें हम कोई सफल होंगे। जुडिशियरी की कुछ भी थोड़ी बहुत भी आशा थी वो जस्टिस गवाई के और जस्टिस चंद्रचूड़ ने खत्म कर दिए, बाकी रही नहीं है। तो अब की बार तो अब आने वाले जो बंदे हैं वो तो एक एक से बढ़कर है, तो जुडिशरी काम में नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री मिलकर तय करेगा, वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। वहां भी आपकी कोई वो नहीं है। वही हाल है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, वहां भी आपके लिए कोई आस नहीं है। और बाकी रही जो स्ट्राइकिंग विंग है, बीएसएफ है या सीआरपीएफ है या पुलिस है, वो निकम्मे हो गए क्योंकि वो तो बिल्कुल पॉलिटिकल हायरार्की से ही ऑर्डर लेने के आदी हो गए और उसी के मुताबिक इनके प्रमोशन होते। तो ये परिस्थिति में राम प्रकाश जी आप बताइए कहाँ आपको आशा का किरण दिख रहा है? मैं निराशावादी नहीं हूं, मैं अभी भी सोचता हूँ कि कुछ तो आशा का सूरज कहीं से तो निकलेगा। अंधेरा जितना घना है शायद सुबह उतनी ही रंगीन होगी, मगर कौन सी सुबह और वो कब आएगी? अभी तो अदानी और अंबानी जी के रंग देख रहे हैं हम।